इस वीडियो में हम वज्र गुणन विधि को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, वज्र गुणन विधि को सीखने के लिए यहाँ पर हमने ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिया है। इसी को हल करते हुए हम वज्र गुणन विधि को सीखेंगे। तो देखिए जो हमारा ये वज्र गुणन विधि है ये बहुत ही आसान विधि है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत ही मुश्किल लगता है, मुश्किल ये है नहीं। देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमें ये दोनों समीकरण दिए हैं, हम इनको क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ हम सबसे पहले 0 कर लेंगे। तो देखिए हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस में y, ये बराबर के इधर 5 है तो इसको भी बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर के इधर 0 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जो ये दूसरा है इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले 3x प्लस में 2y है और जो ये 8 है इसको भी बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर के इधर 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे दोनों समीकरण हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए हम इसमें क्या कर लेंगे कि सबसे पहले हम a1 का मान लिख लेंगे। तो a1 हमारा क्या होता है, इस पहले समीकरण में x का गुणांक होता है a1। तो देखिए x का गुणांक कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा a1 का मान 2। फिर b1 का मान लिखेंगे। तो देखिए b1 क्या होता है, जैसे कि a1 हमारा x का गुणांक था, b1 होता है y का गुणांक। तो देखिए यहाँ पर y का गुणांक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या मानते हैं इस कंडीशन में 1 मानते हैं। और फिर इसके बाद c1 का मान लिखेंगे। तो c1 देखिए हमारा क्या होता है, जो ये अचर पद है यानी कि -5 है, तो यही हो जाएगा c1 का मान। इसी तरह से अब इस दूसरे समीकरण में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमने a1 b1 और c1 माना था, इसमें हम a2 b2 और c2 मानेंगे। तो देखिए इसमें a2 हमारा क्या हो जाएगा, a2 यानी कि x का गुणांक। तो यहाँ पर कितना है, 3। फिर b2 लिखेंगे। तो b2 देखिए b2 यानी कि y का गुणांक, तो इसमें हमारा है 2। और c2 लिखेंगे। तो c2 देखिए इसमें कितना है, -8। तो इतना आपको कर लेना है। अब इसके बाद हमारा अब स्टार्ट होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले वज्र गुणन विधि। तो यहाँ से हमारा वज्र गुणन विधि स्टार्ट होता है। अब ध्यान से समझना, देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि आपको सबसे पहले इस तरह से x y और 1 लिख लेना है। ठीक है, पहला काम हमारा ये हो गया कि हमें x y और 1 लिख लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे ये दोनों समीकरण है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले वाले समीकरण को लेते हैं और इसमें हम बीच वाले पद से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि पहले समीकरण में हम बीच वाले पद से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बीच वाला पद ये है y वाला, तो इसमें हम देखेंगे y का गुणांक क्या है। तो y का गुणांक तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो हम क्या मानते हैं इस कंडीशन में 1 मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा हो गया बीच वाला पद। अब इसके अगला पद देखेंगे। देखिए सबसे पहले बीच वाले पद से स्टार्ट करना है, फिर इसके अगले वाले पे बढ़ जाना है। तो अगला वाला पद क्या है, -5। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे हम -5। ध्यान देना, ये हम x y और 1 इनके बिल्कुल सामने सामने नीचे नहीं लिखेंगे, हम इनके बीच में लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसके बाद इसको लिख लिया। अब इसके बाद इसके आगे क्या है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आगे तो इसके कुछ है ही नहीं, तो अब हमें सबसे पीछे चले जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x का गुणांक 2, तो अब हमें 2 लिख लेना है और फिर हमें इसी पे बढ़ जाना है, यानी कि 2 के बाद अब ये वाला अगला पद है y वाला, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि बीच वाले पद से लिखना स्टार्ट किया था और बीच वाले पे ही खत्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाले से लिखना स्टार्ट किया था और बीच वाले पे ही खत्म किया। ऐसे ही हमारा करना होता है।
तो ये हमने पहले वाले समीकरण का काम कर दिया। अब इस दूसरे वाले समीकरण की बारी आती है। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, बीच वाले पद से स्टार्ट करेंगे और इसी पे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, बीच वाला पद में y का गुणांक 2 है, तो इसके नीचे हम सेम 2 लिख देंगे। फिर अगला वाला पद देखेंगे तो ये -8 है, तो ये हम लिख लेंगे। फिर इसके अगला, तो अगला तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पीछे जाना है, तो क्या है यहाँ पर हमारा 3, और फिर इसके अगला क्या है 2। तो इसमें भी हमने 2 पे स्टार्ट किया था और 2 पे ही खत्म किया, यानी कि बीच वाले पद से स्टार्ट करना है और इसी पे ही खत्म करना है दोनों ही समीकरण में। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से ये हम आप मान लीजिए डिजाइन बना लेंगे हम तीर का। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है, सेम ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी। ये बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कितना इजी है ना। तो ये हम क्यों बना रहे हैं ये आपको आगे मैं समझा दूंगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए इसी के नीचे हम दोबारा से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है x y और 1, यहाँ पर भी हम लिख लेंगे x y 1, और यहाँ पर हम बटे का चिन्ह डाल के सबको बराबर में कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए जो हमने ये तीर का निशान बनाया था, ये हमने इसलिए बनाया था ताकि हम इनका गुणा कर सके। देखिए 1 का इस -8 पे तीर जा रहा है, तो हम 1 का -8 से गुणा करेंगे तो -8 ही आएगा। फिर अब देखिए 2 का -5 पे तीर जा रहा है, यानी कि 2 का -5 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी हमें सिर्फ अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाना है और कुछ भी नहीं। अब ऐसे ही इस -5 का 3 वाले पे तीर जा रहा है, तो -5 का 3 से गुणा -15, ऐसे ही -8 का 2 से गुणा -16, और इन दोनों के बीच में भी हम अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे, देखिए 2 का इस 2 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3 एकम 3, और अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसको हमें अब सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। तो ये हमारा x का x आ गया। अब यहाँ पर ये -8, ये माइनस प्लस, और ये 10, यहाँ पर ये y बटे में -15, ये माइनस प्लस 16, बराबर में ये 1 बटे में 4 - 3 1। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखिए आगे हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा x बटे में, ये देखिए -8 प्लस 10, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, बराबर में ये हमारा है y बटे में यहाँ -15 प्लस 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1, बराबर में 1 बटे 1 है। अब देखिए यहाँ पर हमारा x और y का मान निकालना है। तो आप ध्यान देना एक बात, जब भी आप वज्र गुणन विधि से करोगे तो हमेशा यहाँ पर आपका एक अचर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा x और y तो आएगा, लेकिन ये लास्ट में हमेशा संख्या ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बटे 1 आ रहा है, कोई सी भी संख्या आ सकता है। तो अब हमें x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस x बटे 2 को लिख लेंगे, और इसके बराबर में हम इसको लिख लेंगे, लास्ट वाला जो हमारा ये अचर है संख्या, इसको। अब हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, y बटे 1 के बराबर में इसको रख देंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बराबर में हमें इस लास्ट वाले को रख देना है। अब सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, बराबर में 2 का 1 से गुणा 2, तो x का मान क्या आ गया 2। इसी तरह से इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y का 1 से गुणा y, बराबर में 1 का 1 से गुणा 1, तो y का मान क्या आ गया 1। तो इस तरह से आपने देखा, हमने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया।
तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने वज्र गुणन विधि हमारा कितना आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो अच्छे से तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा वज्र गुणन विधि। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।